Hello friends, this is Rachna Rawat and welcome to my channel Let's Go। आज हम यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि दिसंबर 2019 का है, लैंग्वेज सेकंड हिंदी का। ठीक है, जिन बच्चों ने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी फिल किया है वो बच्चे ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। चलिए, ये सेट ए का लिया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर शुरू होता है, स्टार्ट करते हैं 121 से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 121 देखिए लिखा है भाषा सेकंड हिंदी। ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121। तो 121 में देखिएगा गद्यांश दिया गया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम एक नजर जरा गद्यांश पर देख लेते हैं। पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बढ़ जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे के व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिससे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है, जब वह उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में, जहाँ पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। सामान्यतः स्कूलों में जहां यह छूट नहीं दी जाती, होता है प्राय यह है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों का पर्याप्त हो, जैसा भारत में। ठीक है, हमने जल्दी से एक नजर डाल ली है अपने इस गद्यांश पर, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, 121 से ध्यान रखिएगा, इसी से ही रिलेटेड होते हैं, इसी में छुपे होते हैं आपके आंसर। ठीक है, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए जल्दी से हम एक नजर गद्यांश पे और आगे पद्यांश पे दोनों आएगा, उन पर हम करते हैं, 2 पैसेज जाते हैं। ठीक है ना, तो अब करते हैं 121 क्वेश्चन। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए। किस चीज का ध्यान रखा जाना है? क्षमता और आर्थिक पृष्ठभूमि, क्षमता और पारिवारिक स्तर, थर्ड क्षमता और रुचियां, या नंबर 4 रुचियां और आर्थिक पृष्ठभूमि। तो पैसेज के अकॉर्डिंग हो जाता है क्षमताओं और रुचियों, थर्ड इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 122 की ओर। 122 क्या कहता है? यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में रखते हो। क्या रखते हो? थर्ड हो जाता है भिन्न रुचियां। ठीक है, हमने एक नजर उस पर डाली थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फटाफट मिलते जा रहे हैं। देखिए आंसर, अगर आते हैं 123 की ओर। पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय क्या होना चाहिए? इसमें आ जाएगा हमारा सेकंड, नहीं होना चाहिए, पर्याय नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, 124 बच्चों को यह छूट दी जाना चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। यह स्थिति क्या है? निंदनीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिना किसी डाउट के ये आंसर की सीबीएसई के आंसर की से मैच की हुई है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। आगे बढ़ते हैं 125 क्वेश्चन की ओर। बेग उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता? आप देखिए नहीं आया है। ठीक है, नहीं किया जा सकता, तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा इसमें फोर्थ आंसर इज राइट, फिजूल। ठीक है, उपसर्ग बेफिजूल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें नहीं किया जा सकता। नंबर 126 की ओर बढ़ते हैं हम। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है, तो
क्या बन सकता है? प्रतीक्षारत। सेकंड आंसर इज राइट। ठीक है, प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षावान, प्रतीक्षाहीन नहीं, प्रतीक्षारत नया शब्द बना है। ठीक है, 127 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा, तो क्या नया शब्द बनेगा? वार्षिक। फोर्थ आंसर इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं 128 क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। तो हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम 129। तो एक और इसमें दिया हुआ है पैसेज, जो कि देखिए लिखा गया है कि 129 से 135 तक इसमें क्वेश्चन इसी से गद्यांश से ही पूछे जाएंगे। तो फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं इस पर। आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा और अज्ञानता है, वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज है? आज जो गांव की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गांव के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गांव पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभाव के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। जो दूरस्थ गांव है, शहर के पड़ोस से दूर उनकी गूंजता तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है? हमें विचार करना है, मगर कोई भी विचार गांव को आंखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। अपने मूल स्वरूप में गांव का एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा न उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है कि वह सृजन और उत्पादन की शान पर तरासा जाए। ठीक है, हमने जल्दी से पढ़ लिया है, कोई पैसेज हमें समझ में भी आया है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है। क्या है ज्ञान के अनिवार्य की होने की शर्त? है सृजन और उत्पादन। ये तो कहा गया है, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्शन। सेकंड आंसर इज राइट। क्या शर्त है? सृजन और उत्पादन। आगे बढ़ते हैं 130 क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। ठीक है, हमने अनुच्छेद पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया है। फर्स्ट आंसर इज राइट हो जाता है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं 131 की ओर। गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है गांव को ठीक से समझने के लिए? स्वयं गांव में जाना, तभी तो हम जानेंगे। ठीक है, फोर्थ आंसर इज राइट। 132 की ओर बढ़ते हैं अब हम। 132 कहता है गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है? हमने देखिए अपने अपने सेकंड उसमें पढ़ा है पैसेज में, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। सेकंड आंसर इज राइट। अब हम आगे बढ़ जाते हैं 133 की ओर। फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है फर्स्ट हैंड समझ से? कि स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। ठीक है, फर्स्ट हैंड समझ से का मतलब ये नहीं होता कि दूसरों के अनुभव से समझ बना रहे हैं हम, या ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी ले जा रहे हैं, बस अपने अंदर कोई समझ नहीं ला रहे हैं, या स्वयं से पूर्व ज्ञान पूर्वाग्रहों से समझ बना रहे हैं। ऐसा नहीं, हम स्वयं के अनुभव से समझ बना रहे हैं, वो होता है फर्स्ट हैंड समझ। ठीक है, वहां जाकर खुद देख रहे हैं, अपने आप खुद अनुभव बना रहे हैं, तो वो हो जाता है फर्स्ट हैंड समझ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 134 की ओर। शिक्षित शब्द में प्रत्यय। देखिए यहाँ पर ग्रामर का भी कुछ पोर्शन आ गया है। तो शिक्षित शब्द में प्रत्यय है, तो क्या प्रत्यय है इसमें? इत। थर्ड आंसर इज राइट। ठीक है, गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है?
तो गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? कर्म। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम 136 की। 136 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावशाली है? बस जो चीजें देखो पूछी जाती है उसको हेडलाइन एकदम कर लीजिए। सबसे कम प्रभावशाली पूछा है उसने, ठीक है। तो सबसे कम क्या है? घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दांश दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, या चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति तो घटना का वर्णन कर रहा है, तब भी इजी हो जाता है। कहानी को शब्दांश दोहराना, मतलब एक ही कहानी के जो शब्दांश होते हैं उसको बार बार दोहराना, ये सबसे कम प्रभावशाली लग रहा है, ठीक है ना। तो हम इसी की ओर जाएंगे, सीबीएसई ने भी इसी की ओर गई है। तो आंसर हो जाता है हमारा सेकंड इज राइट, कहानी को शब्दांश दोहराना। ठीक है, कहानी को अपनी भाषा में कहना, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये तो अगर कहता है सबसे अधिक प्रभावशाली है तो हम इसकी ओर जाते हैं, ठीक है ना। अपनी भाषा में कह रहा है बच्चा। अब सबसे कम पूछा है तो कहानी को शब्दांश दोहराना हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 137 की ओर। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो कौन सा कथन उचित है? सेकंड, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाती है। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, रॉन्ग हो जाता है। भाषा को नियंत्रित कंट्रोल करते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाता है। अलंकरण इनका कार्य, ये भी भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये आंसर राइट हो जाता है। अब हम बढ़ जाते हैं 138। 138 में क्या है? मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? अब ध्यान रखिए, मीता ने, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, कि सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया है उसने और हर 5वें शब्द की जगह एक रिक्त स्थान छोड़ती जा रही है, ठीक है। तो उसने किस चीज का प्रयोग किया है? तो उसने किया है क्लोज परीक्षण, क्लोज टेस्टिंग। ये क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में भी बहुत आ जाता है। तो ये हो जाता है बीच बीच में, जैसे 5 करे फिर उसने फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए छोड़ दिए, रिक्त स्थान छोड़ दिया, फिर 5 दिए फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो वो हो जाता, उस टेस्ट को हम कहते हैं क्लोज टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 139। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो लेखन कौशल का विकास हम कैसे कर सकते हैं? बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। हम आपको पता है ना कि सबसे पहले जो प्राथमिक लेवल के जो बच्चे होते हैं उनका लिखने की कैसे लिखते हो? चित्र बनाकर। चित्र बनाना भी लिखने की उसमें ही कैटेगरी में आता है। तो उस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। बस क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 140। मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या करेंगे? मतलब वो जो बड़ा श होता है उसको स बोल रही है, तो क्या है? एक भाषागत त्रुटि का होना है। नंबर 2, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का प्रभाव, या भाषा प्रयोग में लापरवाही। अब देखिए वो जानती तो है क्या है, लेकिन उसकी क्या है, इसमें जो हम कहेंगे उसकी क्षेत्रीय जो भाषा है उसका प्रभाव है, ठीक है। तो हम चले जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि राइट हो जाता है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग का प्रभाव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 141 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? सबसे ज्यादा सहायक कौन सा है? देखते हैं। डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, ठीक है। तो टीचर है उसने कह दिया कि डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। या फिर तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तितली और कली ने क्या खेल खेला। नंबर 4, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है?
तो भाषा क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो इसमें बन जाता है, देखिए, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। तो इसमें पूरा 2 क्वेश्चंस हो गए हैं और बच्चा पूरा कल्पना भी करेगा और मान लगाएगा, सब कुछ होगा इसमें। देखिए, ठीक है, 1 वर्ड्स क्वेश्चन कुछ नहीं है, डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। ये तो 1 वर्ड्स का हो गया कि बच्चा बता देगा एकदम से। तितली और कली ने क्या खेल खेला, तो हम अगर कोई स्टोरी बता रहे हैं तो 1 वर्ड्स का हो जाएगा कि हमारा ये खेल खेला। ठीक है, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, मतलब ये सारे क्वेश्चन लगभग 1 वर्ड्स के हैं। लेकिन इसमें बच्चे की देखा जा रहा है कि वो कितना उसने कहानी सुनी, अपना थिंकिंग भी इसमें निकल के आ रही है। ठीक है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। ठीक है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 142, सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा से संबंधित, इंटररिलेटेड। ठीक है, सोशल इंटररिलेटेड। तो हमें पता है, हमने ये सब पढ़ा हुआ है, स्किनर, पियाजे और चॉम्स्की और वाइगोत्स्की। तो सामाजिक से रिलेटेड है, तो ये जाएगा हमारा 4th ऑप्शन की ओर, वाइगोत्स्की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं 143 की। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। अब जो स्किनर जी थे उन्होंने किस पे दिया था हमें, अनुकरण करने पर। सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम 144 की ओर। बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। क्या चीज सबसे ज्यादा सहायक है? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। सेकंड, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, या बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। तो हम जाएंगे, देखिए, अनौपचारिक बातचीत की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। बच्चा जब तक आपस में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, आपस में इंटरेक्शन करके आपस में बात नहीं करेगा, तो उसकी भाषा की क्षमता डेवलप नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो हम जाएंगे फर्स्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है? तो मल्टीलिंगुअल को कौन पोषित कर रहा है? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं? बुरी लगने वाली महक को क्या कहते हैं? तुम्हारे घर में किसकी महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में। तो हम जाएंगे फूलों के नाम अपनी भाषा में, बहुभाषिता में। ठीक है, ये बहुभाषिता को पोषित कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम 146 की ओर। चलिए, इस कहानी में पहाड़ी, घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, या पर्यायवाची शब्दों में परिचय। तो इसमें हो जाता है शब्द संदर्भ में व्याकरण। ठीक है, हम जाएंगे फर्स्ट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 147 की। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, अब शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे ज्यादा सहायक होती है? तो ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण वीडियो प्रक या पत्र पत्रिकाएं। तो हमें पता है कि वैविध्यपूर्ण, सेकंड आंसर इज राइट हो जाता है। ठीक है, अब हम जाएंगे हम 148 की। चलिए, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास है और साहित्य दक्ष है। तो प्राथमिक स्तर को ध्यान में रखते हुए साध्य है और साहित्य साधन है। ठीक है, थर्ड आंसर इज राइट। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब 149 की ओर। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हमें देखना है कौन सा नहीं है। ओके, अपनी
अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशीलता का प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, या नंबर 4 भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ कराना। तो हमें पता है कंठस्थ वाली बात तो रॉन्ग हो जाती है ना, तो यही पूछा है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो हम जाएंगे 4th की ओर। ठीक है, अपने द्वारा की गई तार्किक की पुष्टि भी करते हैं हम, भाषा का सृजनशील और कल्पनाशीलता का भी प्रयोग करते हैं भाषा शिक्षण में, ये भी हमारा उद्देश्य होता है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ते भी हैं हम, लेकिन किसी भी चीज को हम कंठस्थ करा रहे हैं, व्याकरण को कंठस्थ करा रहे हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, ये हमारे उद्देश्य में नहीं आता है। ठीक है, और ये पूछा है, 4th आंसर इज राइट। अब हम जाते हैं 150 क्वेश्चन। कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। हम जाएंगे 2nd आंसर। ठीक है, तो इस तरह हमारे ये 30 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे ये 30 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, जो कि मैंने सीटेट के आंसर की से मैच किए हुए हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।